आज के इस क्लास में हम लोग होम साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है संक्रामक रोगों से बचाव, उसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिया है। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाद में होना चाहिए था, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले ही पढ़ा दिया गया है और इसका सब्जेक्टिव बचा हुआ था, तो आज हम लोग सब्जेक्टिव को कवर करेंगे और इस चैप्टर से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चीज का एहसास, इस चीज का अनुभव आपको हो जाएगा। यह क्लास काफी इंपोर्टेंट है, होम साइंस है, ध्यान से देखिएगा और सारी चीज समझ में आ जाएगी। बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट को हम पढ़ाएंगे, जिस तरह से साइकोलॉजी, होम साइंस और सोशियोलॉजी की क्लास होगी, इसी तरह से आपकी सभी सब्जेक्ट की क्लास होगी और सभी सब्जेक्टों को हम लेके चलेंगे और लेके चल रहे हैं। इसी तरह से आपकी सभी सब्जेक्ट को एक बैलेंस में लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको एक काम करना है कि डिस्क्रिप्शन खोलना है। डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक और आपका टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। जो एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको नोटिफिकेशन वही मिलेगी। अब देखिए इस चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों कि संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं। ये तो सबसे फर्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको पूछा गया। तो संक्रामक रोग ऐसे रोग को कहते हैं, इसका आंसर इस प्रकार देना है कि संक्रामक रोग ऐसे रोग को कहा जाता है जो किसी रोग ग्रसित व्यक्ति से, यानी जो बीमार व्यक्ति है उससे किसी भी माध्यम के द्वारा, वायु, हवा, यानी वायु के द्वारा, जल के द्वारा, फिर दूषित भोजन के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति तक, किसी स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाता है, तो ऐसे रोग को संक्रामक रोग कहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां जो है संक्रामक रोग, वह रोग जो किसी ना किसी रोगाणु जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस इत्यादि के कारण एक रोगी से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाता है, उसे क्या कहेंगे, संक्रामक रोग कहेंगे। और संक्रामक रोग फैलने का माध्यम, संक्रामक रोग के वाहक और संक्रामक रोग क्या होता है, इस चीज का आपको एग्जांपल दे देना है। बस इस चीज के बारे में एक्सप्लेन कर देना है, आपका एक नंबर भी नहीं छटेगा। अब रोगाणु जो वैसे रोग होते हैं, रोगाणु क्या होता है, ये रोग को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है और ले जाने के लिए उनको जो माध्यम चाहिए, चाहे वायु होगा या फिर दूषित जल होगा या फिर दूषित भोजन होगा। तो रोगाणु को आप लोग को याद रखना है, कवक, जीवाणु, वायरस, ये सब क्या है, रोगाणु है, जिनसे क्या फैलता है, रोग वगैरह फैलता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, टीबी आपका क्या है, संक्रामक रोग है। मलेरिया, टाइफाइड और जुकाम, ये सब भी आपका संक्रामक रोग है। और जुकाम की अगर बात करें तो जिसको जुकाम अगर होगा उसके बगल में रहिएगा 2-3 दिन, ठीक है। उसका अगर ज्यादा मतलब आपका अगर संपर्क में रहिएगा तो आपको भी पकड़ लेगा, क्योंकि इसके जीवाणु जो होते हैं, जो रोग वाहक होते हैं, वो काफी ज्यादा एकदम फैलने में आगे होते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जल्दी पहुंच जाते हैं। तो वैसे रोग जो एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाता है, यानी वैसे रोग जो किसी भी माध्यम से, चाहे वायु, दूषित भोजन, दूषित जल के माध्यम से एक रोग ग्रसित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, संक्रामक रोग कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से लिख देना, आपका नंबर नहीं छटेगा। अब देखिएगा ये सब्जेक्ट से, ये चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आता है। चेचक क्या है, चेचक के बारे में पूछा गया। तो चेचक एक प्रकार रोग है। चेचक क्या है, एक प्रकार का रोग है जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं, चिकन पॉक्स कहते हैं। चेचक विरोला वायरस के कारण होता है। ये सबसे पहले याद रखना है कि ये वायरस का नाम क्या है, किस कारक के कारण होता है, किसके वजह से होता है, तो विरियोला वायरस के कारण होता है। तथा यह रोग कभी भी हो सकता है, यह वायु के द्वारा फैलने वाला रोग है। चेचक से मानव जाति को मुक्त कराने का जो श्रेय है वो एडवर्ड जेनर को जाता है। किसको, एडवर्ड जेनर को चेचक से मानव जाति से मुक्त कराने का श्रेय जाता है, क्योंकि चेचक का टीका पहले नहीं था, ठीक है। एडवर्ड जेनर जो थे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उनका बहुत बहुत कृपा है, मेहरबान है ये मानव जाति पर, है ना। मानव जाति पर उनका बहुत बहुत एहसान है कि उन्होंने क्या किया, चिकन पॉक्स का एक टीका निकाल लिया, इंजेक्शन निकाल लिया, ठीक है। इससे पहले आदमी को चिकन पॉक्स अगर होता था, बहुत ज्यादा क्षति होती थी, डेथ भी कर जाते थे, मर भी जाते थे, ठीक है। तो चिकन पॉक्स का टीका यानी वैक्सीन किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने बनाया था, याद रखिएगा। और यह चिकन पॉक्स होता किसके कारण है, विरियोला वायरस। क्या से, विरियोला वायरस। मैंने आपको बताया था कि कोई भी रोग अगर होगा तो 3 चीज को आपको याद रखना है। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी रोग होगा ना तो रोग का आपको रोगाणु का नाम याद रखना है, वो रोग किसके कारण हो रहा है। जैसे कि आपका चेचक जो हो रहा है वो विरियोला वायरस के कारण हो रहा है, और वो रोग किसके माध्यम से हो रहा है, कौन सा माध्यम में फैल रहा है, वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से या भूमि के माध्यम से फैल रहा है। और तीसरा चीज आपको ये याद रखना है, उसके लक्षण क्या होते हैं, है ना, उनके लक्षण आपको याद रखना है। चौथा ये होगा उसके रोकथाम के उपाय क्या हैं, उसके रोकथाम के उपाय क्या है, मतलब इंजेक्शन का यानी टीका का नाम याद रखना। ये 4 पॉइंट अगर आप लिख देते हैं बोर्ड एग्जाम में तो उसकी मजाल नहीं होगी, इसकी सख्ती नहीं होगी कि वो नंबर छाटेगा, ठीक है। वो भी सोचेगा पहले कि इस बच्चा का नंबर कैसे छाटा जाए, इतना अच्छा से लिखा है, ठीक है। ये 4 पॉइंट आपको किसी भी रोग के बारे में याद रखना है। क्या याद रखना है, रोगाणु, माध्यम, लक्षण और उस रोग से बचने का उपाय, ठीक है। अब देखिए यह वायु के द्वारा फैलता है, माध्यम इसका क्या हो गया, मैंने आपको बताया रोगाणु। तो रोगाणु कौन है इसका,
वेरियोला वायरस, माध्यम कौन है, माध्यम वायु है, ठीक है। अब देखिएगा लक्षण, चेचक से रोग मानव जाति के मुक्त कराने का श्रेय जनर को जाता है जिसने चेचक का टीका बनाया। अब इसके लक्षण यहां दिया गया है, जैसे कि लक्षण मैंने आपको पता है, लक्षण भी याद रखना, लक्षण यहां दिया गया है। इस पर रोगी को 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक डिग्री तो जो है क्या होता है, ज्वर होता है, बुखार होता है, एकदम शरीर पूरा हिट हो जाता है, ठीक है। सिर तथा पीठ में दर्द है ना, ये सब लक्षण है, सिम्टम्स है। ज्वर के तीसरे दिन शरीर में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, ये दाने बड़े होने लगते हैं और इनमें मवाद पड़ जाता है जिसे म्यूकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको म्यूकल्स कहते हैं। ये सारी चीजें हैं। अब देखिएगा अगला, देखिएगा आगे कह रहा है 24 घंटे के अंदर ये म्यूकल पैप्सूल से बदल जाता है। 5वें दिन ये दाने त्वचा में उभरने लगते हैं जिनमें लिम्फ भर जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, बेसिकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेसिकल्स। उसके बाद ज्वर कम हो जाता है तथा मवाद भी सूखने लगते हैं। अब देखिएगा, अब ये क्या होगा, लक्षण हो गया। फिर लास्ट वाला टॉपिक क्या याद रखना है, उसका लक्षण यानी उसका रोकथाम के उपाय। तो इस रोग का रोकथाम करने के लिए 12 से 15 दिन तक होना चाहिए। इस रोग का उपचार 12 से 15 दिन तक चलते रहेगा। इसकी मेडिसिन, दवाई वगैरह 15 दिन तक कम से कम चलते रहेगा। और ये रोग जो है बच्चों को ज्यादा पकड़ लेता है ना। बच्चों को चेचक का टीका लगाया जाता है, बच्चों को भी अच्छा खासा ये लोग पकड़ लेता है। इसलिए चेचक जो है काफी खतरनाक बीमारी है, पकड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं। तो चिकन पॉक्स के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आप लोग लिख सकते हैं, इसी प्रकार पूछा जाएगा। इसी तरह से दूसरा रोग के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि पढ़ाए हम पहले लिस्ट में जाइएगा, पूरा पढ़ा दिए हैं, समझ गए। अब देखिएगा, अब अगला पूछा गया कि अस्थायी दांत के बारे में लिखें। अस्थायी दांत देखिए, एक होता है दूध का दांत, है ना, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो दूध का दांत होता है, ठीक है। उसके बाद अस्थायी दांत जो परमानेंटली होती है, जो लाइफ टाइम आपका चलते रहेगा, जब वृद्ध अवस्था में पहुंचेगा वो दांत टूट जाएंगे आपके, ठीक है। अब देखिए पूछा गया अस्थायी दांत यानी परमानेंट टीथ की अगर बात करें तो इसके नंबर ऑफ टीथ की बात कितना करें, यानी नंबर ऑफ परमानेंट टीथ कितना होता है, यानी अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, टोटल 32 यानी 32, यानी जो होते हैं अस्थायी दांत 32 होते हैं। अस्थायी दांत 5 से 6 साल की उम्र में टूटने लगते हैं, बच्चे में ही टूट जाता है ना, बच्चे में ही दांत जो है ये टूट जाते हैं 5 से 6 साल की उम्र में, और इनकी जगह जो है अस्थायी दांत लेने लगते हैं, इनकी जगह अस्थायी दांत देने लगते हैं। फिर वो लाइफ टाइम आपका चलता है, जब आप वृद्ध अवस्था में पहुंचते हैं फिर वहां आपकी दांतें टूटने लगती है। फिर उसके बाद जिंदगी जो है इस दुनिया से, इस ब्रह्मांड से फिर हम लोग चल बसते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, इस तरह से पूछा जाएगा तो लिख सकते हो। अब देखिए अतिसार के बारे में पूछा गया, इसको क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं। अब देखिएगा ये डायरिया जो होगा ना प्यारे बच्चों, गर्मी के दिनों में अगर आप मीट मछली अगर ज्यादा खाइएगा तो ये डायरिया आपको पकड़ने का चांस ज्यादा रहेगा। गर्मी के दिनों में मीट मछली ज्यादा खाइएगा तो ये डायरिया पकड़ने का चांस आपको काफी ज्यादा रहेगा। इसलिए गर्मी के दिनों में इस तरह के रोग जो है ना काफी ज्यादा फैलते हैं। गर्मी के दिनों में भी इस तरह के रोग जो है काफी ज्यादा फैलते हैं, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, प्रमुख रूप से आंतों का महत्वपूर्ण कार्य अतिरिक्त जल का शोषण करना, लेकिन आंत जो है आपका इंटेस्टाइन इसमें काम करना बंद कर देता है, ठीक है। जब आंत इंटेस्टाइन काम करना बंद कर देगा तो आपकी जो भी खाइएगा, जो भी जल पीजिएगा, उसका सेवन, उसका पाचन सडन से नहीं हो पाएगा, ठीक है। अतिसार रोग की स्थिति में आते यानी इंटेस्टाइन आते हैं इस कार्य को अंत नहीं कर पाते हैं, आते हैं इस कार्य को अंत नहीं कर पाते, यानी अवशोषण। अतिरिक्त जल, ज्यादा जल पीजिएगा तो उसको शोषण नहीं कर पाएगा, वो आपके शरीर में उस जल का उपयोग नहीं कर पाएगा। अरे आंत इंटेस्टाइन सही रहेगा तब ना जल का एब्जॉर्प्शन करेगा, अवशोषण करेगा। जब उसका अवशोषण करेगा ही नहीं तो आपका शरीर से बाहर निकल जाएगा, वोमिटिंग के दौरान वो आपका शरीर से जो है क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब देखिए ये कहा जा रहा है कि इस कारण शरीर का अतिरिक्त जल मल द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है और शरीर के बाहर के कुछ अन्य आवश्यक खनिज भी जो भी खाइएगा पिएगा वो भी आपका निकल जाएगा। मतलब आपकी शरीर जो है सडन से एक तरह से विकसित नहीं हो पाएगा, और ये रोग पकड़ेगा तो आप पूरा पतला दुबला हो जाइएगा, ये चीज है, ठीक है। अब देखिए अतिसार के डायरिया की भी दो प्रकार हैं, एक लंबा समय तक रहने वाला, एक कम समय तक रहने वाला, है ना। तो जिसको अत्यधिक अतिसार कहते हैं तो ये लगभग जो है 24 से 48 घंटे तक रहता है ना। उसके बाद दीर्घकालिक अत्यधिक अतिसार, ये दीर्घकालिक, दीर्घ समय, लंबा समय तक रहने वाला। तो खाने पीने में लापरवाही बरतने से यह अतिसार बिगड़ जाता है। खाने पीने में लापरवाही, ज्यादा मीट मछली खा लिए, है ना, गए भोज में, कहीं शादी विवाह में, फंक्शन में, मिला मौका दबा दिए, तो इस तरह के आपको रोग पकड़ सकते हैं, ठीक है। खाने में अनियमितता बरतिएगा, ठीक है, तो ये जो है रोग आपको पकड़ेगा। दीर्घकालिक यानी क्रोनिक डायरिया, ये एक्यूट डायरिया है, ये क्रोनिक डायरिया है। इस अवस्था में निर्जलीकरण का मतलब होता है आपके शरीर से जल का बाहर निकलना। आपके शरीर में जितने भी जल है, जितने भी पानी है, वो बाहर निकल जाएगा, उसको कहते हैं निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण हो जाता है और इसके लगातार बने रहने से रोगी के मौत का कारण बनता है। अगर ये रहेगा ना, अरे आपके शरीर में जब इंटेस्टाइन काम नहीं करेगा, शरीर में पानी नहीं लगेगा, तो आपको जो है मौत का कारण भी बन सकता है, आपका डेथ भी हो सकता है। इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे की अगर बात करें प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन टिटनेस के बारे में लिखें, क्योंकि आपका टिटनेस जो है काफी फेमस रोग है ना, और कई बच्चे पकड़ते हैं। जैसे कि ये टिटनेस जो पकड़ता है प्यारे बच्चों, ये आपका टिटनेस किस तरह से पकड़ता है, जैसे कि अगर आप जाइएगा, है ना, जैसे कि अगर आप जाइएगा
कुछ रास्ते चल रहे हैं, मिट्टी पड़ी हुई है, उसमें अगर लोहा लंकर है, वो अगर किसी तरह से आपको जख्म कर दिया, वो टिटनेस में मिट्टी भी लग जाएगा, तो टिटनेस इसी तरह से फैलता है। अगर जख्म यानी जो जंग लगी लोहा से अगर आपको जख्म लगेगा तो वहां आपको टिटनेस पकड़ने का चांस ज्यादा है। ठीक है, टिटनेस पकड़ने का चांस। अब देखिएगा, टिटनेस एक प्रकार का खास जीवाणु के कारण होता है, जो बेसिलस टिटनेस क्लोस्ट्रिडियम। अब देखिएगा, ये आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले हम लोगों को यह बात पता चला कि यह जीवाणु के कारण होता है। अब जीवाणु में कौन सा प्रकार, जीवाणु तो एक प्रकार के नहीं है, तो कौन से प्रकार, तो बेसिलस टेटनस क्लोस्ट्रिडियम टेटानी, बेसिलस बेसिलस टेटनस क्लोस्ट्रिडियम टेटानी। देखिए नाम कितना याद रखा है, ये याद रखोगे ना पकड़ लोगे, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्लोस्ट्रिडियम टेटानी, अगर ये याद रहेगा, टेटानी टेटनाई, टेटनाई देखो टिटनेस टेटनाई, तो इसके प्रकार होते हैं। एक इसी से जो है आपका क्या फैलता है, आपका टिटनेस फैलता है ना। ये जो है ये रोगाणु यानी बेसिलस टेटनस क्लोस्ट्रिडियम टेटानी शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, इन कर जाते हैं। और इन कब करते हैं, जब आपका शरीर में जख्म लगता है तब वो घुसते हैं आपके शरीर में, यानी जंग लगी लोहे से जख्म जब लगता है। ठीक है, अब देखिएगा, टेटनेस जंग लगे लोहे से घाव लगने पर होता है, काफी फेमस है, कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। इस रोग में पेशियों में यानी जो आपका पेशी है उसमें दर्द होगा, एकदम दर्द करेगा। ठीक है, दर्द करेगा, है ना, जबड़े जकड़ना, पेट पीठ तंजनाना, शरीर में ऐठकर धनुष के आकार का हो जाना, ये सब इनके क्या है, लक्षण है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, अरे ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरह से आपको डिस्क्राइब करना है ना, शॉर्ट टाइप का अगर पूछा जाएगा, लॉन्ग टाइप का पूछा जाएगा, इस तरह से डिस्क्राइब करना। अब देखिएगा, तीक्ष्ण अतिसार और दीर्घकालिक अतिसार क्या होता है ना। अतिसार आपको तो पता है गया, तीक्ष्ण अतिसार और अतिसार, डायरिया के बारे में तो अभी आप जस्ट पढ़े। ठीक है, इसके बारे में आपको याद नहीं रखना, दोबारा हो गया वो। अब देखिएगा अगला है डिप्थीरिया रोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखा है। डिप्थीरिया रोग के बारे में आप क्या जानते हैं, डिप्थीरिया रोग से आप क्या समझते हैं, इस पर आपको थोड़ा सा नोट लिखना है, थोड़ा सा इस पर आपको चर्चा करनी है। देखिएगा, डिप्थीरिया अत्यंत भयानक संक्रमण रोग है, जो कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियम, अब इसमें भी डिप्थीरिया, जैसे कि उसके लास्ट में टेटनाई लगा हुआ था तो टिटनेस, तो ये डिप्थीरिया लगा हुआ तो डिप्थीरिया। तो ये जो है सबसे पहले तो हमको ये समझ में आ गया कि ये बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, लेकिन बैक्टीरिया में कौन सा प्रकार है, तो बैक्टीरिया में कौन सा प्रकार, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी। कमेंट करके बताओ, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण आपका डिप्थीरिया रोग होता है। समझ गए। अब देखिए अगला है, ये जो है जीवाणु के कारण हो रहा है, और ये जीवाणु शरीर के प्रवेश करने के बाद गला में पनपते हैं। गला में जब पनपेगा, गला में जब वो जीवाणु पनपेगा तो आपका गला को फुला देगा। ठीक है, आपका गला में एक तरह से इंफेक्शन फैल जाएगा, गला में पनपते हैं और बच्चे में रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। डिप्थीरिया के कारण आपका गला प्रभावित होता है, यानी इसका जो लक्षण है, इसका लक्षण कहां दिखने लगेगा, इसका इफेक्ट आपका गला पर पड़ेगा। जिस तरह से टीबी का रोग अगर होगा तो उसका लक्षण आपको, जैसे कि टीबी जो है हर चीज में पकड़ता है, हड्डी में भी टीबी पकड़ता है, बैकबोन जो होता है उसमें भी टीबी पकड़ता है ना, और भी जो इंटेस्टाइन है, जो आपकी आंत है, जो आपका किडनी है, उसमें भी टीबी पकड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा फेमस, जो सबसे ज्यादा टीबी पकड़ता है वो फेफड़ा में पकड़ता है। ठीक है, उसी तरह से डिप्थीरिया जो पकड़ता है वो आपके गला में। ठीक है, इसका जो जीवाणु होते हैं वो आपके गला में पनपते हैं। इसका जीवाणु का नाम क्या है, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी, इतना याद रखना है। डिप्थीरिया के बारे में पूछेगा, इतना आपको लिखना है। अब चलिए ओपीवी के बारे में आया। ओपीवी यानी पोलियो। पोलियो क्या होता था प्यारे बच्चों, जब देश की आजादी हुई थी ना, देश को जब आजादी मिली थी, उस टाइम पोलियो का बीमारी काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रहा था। किसी के पैर टेढ़े हो जा रहे थे, किसी के पैर हाथ टेढ़े हो जा रहे थे, किसी का पैर नहीं काम कर रहा था, किसी का हाथ का नहीं काम कर रहा था। तो पोलियो उन्मूलन अभियान चलाया गया। पोलियो उन्मूलन अभियान, पोलियो एक प्रकार का रोग है। उन्मूलन का मतलब होता है हटाना। उन्मूलन का मतलब क्या होता है, उन्मूलन का मतलब होता है हटाना, दूर करना। उन्मूलन का मतलब होता है हटाना, दूर करना। तो पोलियो उन्मूलन अभियान चलाया गया और उसमें दवाई यानी पिलाई गई, वैक्सीन पिलाई गई, और वो ऑरल वैक्सीन था। क्या था, ऑरल यानी ड्रॉप के माध्यम से पिलाई गई। ठीक है, और ये ऑरल माध्यम जैसे पिलाई गई, जब ये अभियान चला लगभग 10-15 साल, तो अभी लगभग नहीं के बराबर पोलियो के रोग देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो टीका बनाया था, एक साइंटिस्ट का नाम था सबिन, सबिन नाम था, सबिन ने ही इन टीका को बनाया था। जैसे कि चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने बनाया था, उसी तरह से पोलियो का टीका सबिन ने बनाया था। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सबिन द्वारा विकसित मौखिक पोलियो विषाणु टीका पोलियो तथा लकवा। लकवा में क्या होता है, पैरालिसिस जो होता है, आपके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। तो लकवा का आपका सिम्टम, और जिसको लकवा का सिम्टम, जिसको पैरालिसिस कहते हैं, उसका सिम्टम, उसका लक्षण और आपका पोलियो का लक्षण सेम रहता है, लगभग सेम रहता है। ठीक है, अब देखिएगा, रोकथाम के लिए विश्व भर में प्रयोग किया जाता है। ओपीवी की एक खुराक में 10⁵ से लेकर के 10⁶ तक माध्यमिक अणु होते हैं। ओपीवी यानी ऑरल पोलियो वैक्सीन ड्रॉप जो पिलाई जाती है, आप लोग पियो होंगे बचपन में, है ना, आप लोग बचपन में पियो होंगे। ठीक है, अब देखिएगा, यह दवा 3 प्रकार से तरल रूप में पिलाई जाती है। 3 प्रकार से तरल रूप में पिलाई जाती है। पहली खुराक जन्म के समय, जैसे बच्चा का जन्म हुआ हॉस्पिटल में, मुंह खोलो बाबू, डायरेक्ट 2 बूंद दूध दिया। अरे छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो नर्स जो होती है वो दिलाता है ना मुंह में, ऐसे करके जब मुंह में देता है तो बच्चा भी ऐसे
उसका चेहरा और उसका मुंह लेकर के अजब से ऐसा करेगा वो, ठीक है ना, उसको लग रहा है कि क्या खिला दिया, ठीक है। तो उसका पहला खुराक वहां होगा, दूसरी खुराक और तीसरी खुराक जो होगी वो प्रत्येक 4 से 8 सप्ताह के अंतराल में होगी, 4 से 8 सप्ताह के अंतराल में। अगर जन्म, जैसे कि अंतराल इसका क्या होगा, जैसे कि आज जन्म लिया तो आज तो एक खुराक पिलाया ही गया, जन्म के समय तो एक खुराक पिलाया गया। अब दूसरा जो खुराक होगा, दूसरा खुराक जो होगा कम से कम 4 सप्ताह या फिर 4 सप्ताह से लेकर के 8 सप्ताह के बीच, यानी कम से कम 4 सप्ताह के बाद या फिर ज्यादा से ज्यादा 8 सप्ताह से पहले, इसके बीच में दूसरा खुराक। फिर आगे जो है 4 से 8 सप्ताह के बाद, 4 सप्ताह के बाद और 8वां सप्ताह से पहले जो है एक तरह से तीसरा खुराक पिलाया जाएगा। समझ गए, इसका अंतराल होता है। तो पोलियो समझ गए, और पोलियो है ना सबिन द्वारा विकसित मौखिक पोलियो वैक्सीन, ओपीवी जो विकसित किया गया, ये किसके द्वारा, सबिन। सबिन कौन है, साइंटिस्ट का नाम है, जिनका काफी ज्यादा मेहरबान है, जिनका काफी ज्यादा कृपा है इस मानव जाति पर। अगर ये नहीं आए थे तो बहुत सारे लोग जो है पोलियो के कारण मर जाते, ग्रसित हो जाते। अब देखिए अगला है क्षय रोग यानी टैपेदिक, यानी टीबी से आप क्या समझते हैं। टीबी का मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस, वो माइक्रोबैक्टीरियम, और ये जो होता है ट्यूबरकुलोसिस, है ना, ट्यूबरकुलोसिस होता है। जैसे कि टीबी, वो टीबी टेलीविजन की बात नहीं कर रहे हैं, एक होता है टीवी, वी यानी VAN वैन, और ये टीबी है, ए बी बी है आपका ये, ठीक है। तो टीबी ट्यूबरकुलोसिस जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। तो माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम, बैक्टीरियम मतलब बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये भी जो हो रहा है आपका बैक्टीरिया के कारण हो रहा है। ये किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण आपका हो रहा है, समझ गए। अब ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण हो रहा है, तो सबसे पहले इस पर रोकथाम लगाने के लिए BCG का टीका लगाया गया। बेसिलाई और कालमेट दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी क्या किया, BCG का टीका लिखा। पहले तो इसका इलाज भी नहीं हो रहा था, जिसको हो रहा था मर जा रहे थे, लेकिन अभी 6 महीने का कोर्स है, मार्केट में डॉक्टर के पास जाइएगा, अगर आपको पकड़ेगा तो आपका इलाज हो जाएगा। अब इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये इसका इलाज हो जाएगा। पहले एड्स का भी इलाज नहीं था भाई, HIV जो होता था, HIV के कारण एड्स का जो बीमारी पकड़ता था उसका भी इलाज नहीं था, लेकिन अभी भी उसका ऑपरेशन का मतलब निकल गया है, सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। खैर ये सब मानव जाति पर कृपा है, ठीक है। जो भी रोग आ रही है नया नया, उसका सॉल्यूशन भी निकाला जा रहा है। अब देखिएगा, इस रोग को टीबी, तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। टीबी या फिर तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस, नाम देखो, नाम से भड़कना मत। जैसे कि पर्यायवाची शब्द है ना, जल को पानी, पानी को नीर भी कहते हैं, तो इसका अलग अलग नाम भी है, ठीक है। यह रोग वायु के माध्यम से फैलता है। सबसे पहले रोगाणु का नाम याद रखना है। रोगाणु का नाम क्या है आपका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और यह फैलता किसके माध्यम से, वायु के माध्यम से। और इस रोग को फैलाने वाले जीवाणु का नाम क्या है, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और यह रोग शरीर के विभिन्न भागों में हो सकता है, जैसे कि फेफड़ा में, है ना, आंत में, इंटेस्टाइन मैंने आपको बता दिया, ग्रंथि में हो सकता है, रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन में, बैकबोन में भी हो सकता है ना। इसमें फेफड़ों का तपेदिक सबसे अधिक है, यानी सबसे ज्यादा जो चांस रहता है वो आपके लंग्स में, फेफड़ा में पकड़ने का ज्यादा चांस रहता है। यह रोग मनुष्य के अतिरिक्त जानवरों को भी होता है, जैसे कि भैंस और गाय को भी पकड़ सकता है। अगर जैसे कि वही इसीलिए ना बोला जाता है कि दूध को हमेशा गर्म करके पियो, है ना, गाय और भैंस का दूध इसलिए हमेशा क्यों बोला जाता है कि गर्म करके पीजिए। और पौष्टिकीकरण माध्यम से, पौष्टिकीकरण माध्यम मैंने आपको पढ़ाया, पौष्टिकीकरण, लुई पॉस्चर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया, एक मेथड दिया कि कोई भी तरल पदार्थों को कीटाणु से मुक्त करने के लिए उसको गर्म करके तुरंत कैसे पैक किया जाएगा, उस मेथड को बताया। लुई पॉस्चर एक साइंटिस्ट थे, उसी मेथड को पौष्टिकीकरण कहते हैं, उसी साइंटिस्ट के नाम से रखा गया। कोई भी सुधा का दूध आता है मार्केट में, वो आपका पहले पौष्टिकीकरण माध्यम से उसको गर्म किया जाता है, फिर तुरंत ठंडा करके पैक कर दिया जाता है, तब उसको आप मार्केट से खरीद करके लाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा इसलिए गाय और भैंस को भी टीबी पकड़ सकता है, इसलिए हमेशा उसका दूध, कच्चा दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसका हमेशा उबला हुआ दूध का सेवन करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे जो है BCG का टीका, है ना, BCG का टीका, यानी इसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक कैलमेट तथा ग्यूरिन, यानी दो वैज्ञानिक थे, BCG, बेसिलाई कालमेट ग्यूरिन, बेसिलाई कालमेट ग्यूरिन, ये टीका है ताकि रोग से बचाया जाए, टीबी से बचाया जाए, है ना। ये टीबी का निवारण है। इसके टीके को बाह के ऊपरी भाग में, कंधे से नीचे त्वचा की ऊपरी सतह में सामान्यतः बाईं ओर लगाया जाता है, ठीक है, बाईं ओर आपका लगाया जाता है, कंधा पर, बाह पर लगाया जाता है इसका टीका। जब लगाया जाता है तो फूल जाता है, ठीक है, जब लगाया जाता है तो फूल जाता है, इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें प्यारे बच्चों, आगे पूछा गया है कि व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है। व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब हुआ खुद की स्वच्छता, यानी खुद अपने आप को स्वच्छ रखना, नाखून काटना, नहाना धोना, कपड़े की एक तरह से देखभाल करना, ये सब क्या है आपका व्यक्तिगत स्वच्छता है। इसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता, ठीक है। यानी व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में बताएं, अपने संपूर्ण शरीर को स्वच्छ रखना, जिसमें विशेष तौर से हाथों, बालों, नाखूनों अति कपड़ों को सुरक्षित रखना, ये सब क्या है, पर्सनल हाइजीन कहते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता कहते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता से तात्पर्य किसी व्यक्ति के अपने शरीर और अंगों, कपड़ों को स्वच्छता रखना, यानी साफ सुथरा रखना, इसी को कहते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता। सिंपल सा चीज है ना, अपने आप को साफ रखने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता। अब देखिए प्लेटलेट्स क्या होता है प्यारे बच्चों, ये आपका ब्लड जो होता है, यानी खून जो होता है, जिसको रक्त बोलते हैं, उसको 3 कैटेगरी होता है। यानी आपका पहले RBC होगा, है ना, RBC, WBC, है ना, उसके बाद
प्लेटलेट्स होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। अब देखिए आरबीसी जो होता है इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण आपका ब्लड लाल होता है। डब्ल्यूबीसी में आपका जो होता है, डब्ल्यूबीसी के कारण आपको इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित होता है। प्लेटलेट्स के कारण आपका रक्त थक्का बनता है जिसको बिंबाणु कहते हैं। अब ये बिंबाणु के बारे में पूछा गया है ना, बिंबाणु के बारे में पूछा गया तो लिखेंगे कि प्लेटलेट्स छोटी रक्त कोशिका है, रक्त कोशिका जो शरीर के रक्त स्त्राव को यानी रक्त को रोकने के लिए अगर आपका कट गया तो ये क्या करेगा, आपको उस जगह में एक तरह से थक्का बना देगा, जल्दी आपको ब्लड नहीं निकलने देगा। तो ये जो है होना जरूरी है। तो बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स अगर आपके शरीर में नहीं है तो आपका कहीं भी अगर कटेगा ना तो लगातार आपका खून बहते रहेगा, ठीक है, अगर ये आपकी कमी रहेगी, ठीक है, बनाने में मदद करती है। प्लेटलेट्स कुछ लसीले होते हैं, लसीले मतलब लसलसा टाइप का होता है, इसलिए कहीं कट जाने पर यह अधिक संख्या में इकट्ठा होकर आपस में चिपक जाते हैं और कटे स्थान को भर देते हैं जिससे रक्त स्त्राव बंद हो जाता है, यानी जो रक्त है जो खून है उसका निकलना बंद हो जाता है ना। सामान्य प्लेटलेट्स काउंट की संख्या जो होती है ये आपका इससे कितना हो जाएगा, ये आपका 1.5 लाख से लगभग आपका 4.5 लाख के बीच होता है ना, माइक्रोलीटर होता है, इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आपका ब्लड की कैटेगरी कितना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को बिंबाणु कहते हैं, अगर बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स की कमी होगी तो आपका शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा। अब देखिए संक्रामक रोग किसे कहते हैं, इसके फैलने के कारण बताइए। संक्रामक किसके कहते हैं तो हम तो जान लिए कि कोई एक बीमार व्यक्ति होगा, रोगयुक्त व्यक्ति होगा, उस रोगयुक्त व्यक्ति से वायु या फिर भोजन या फिर जल के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति तक अगर स्वस्थ व्यक्ति तक वो रोग पहुंच जाता है तो उसको कहेंगे संक्रामक रोग, जैसे जुकाम, मलेरिया, ये सब क्या आपका संक्रामक रोग है। हाँ, लेकिन माध्यम एक आया पूछा कि इसके माध्यम यानी इसके फैलने का माध्यम बताइए, तो इसका फैलने का माध्यम क्या होगा, यानी संक्रामक रोग निम्नलिखित माध्यम से फैलते हैं, वायु के द्वारा, है ना, जैसे कि टीबी के जो रोगाणु होते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना, जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, जो आपका माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है, वायु के द्वारा फैलता है। जल द्वारा, जल द्वारा आपका अतिसार होता है, अगर गंदा अगर जल का इस्तेमाल कीजिएगा तो अतिसार यानी डायरिया पकड़ेगा, ठीक है। उसके साथ भोजन द्वारा, है ना, संपर्क के द्वारा, है ना, एड्स की बीमारी जो फैलती है संपर्क के द्वारा, ठीक है। उसके साथ साथ कीड़े द्वारा, ये सब क्या है आपके रोग को फैलाने का माध्यम, है ना, ये सब क्या है रोग को फैलाने का माध्यम है जिसके कारण रोग फैलता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया है कि हेपेटाइटिस बी का टीका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हेपेटाइटिस बी का टीका, तो हेपेटाइटिस बी का टीका यकृत को प्रभावित करता है, यकृत मतलब आपका लीवर को प्रभावित करता है, लीवर, लीवर काम करना बंद कर देगा अगर आपको हेपेटाइटिस बी होगा, है ना। नामक रोग से उत्पन्न करने वाले विषाणु से सुरक्षा प्रदान करता है। यह वायरस दूषित सुई, सिरिंज, सेविंग रेजर आदि से आदि रक्त परिवर्तन द्वारा फैलता है ना। चूंकि विषाणु दूसरे जीव वैज्ञानिक द्रव्यों जैसे कि रक्त, मूत्र, स्तन, है ना, ये सब आदि में पाया जाता है। यह मौखिक मार्ग या आंतरिक संक्रमण द्वारा भी हो सकता है। यह एक गंभीर रोग है। पहले खुराक जन्म के समय, दूसरी खुराक 1 से 2 माह के बीच में दिया जाता है, ठीक है। मतलब बीसीजी हेपेटाइटिस बी ये रोग पकड़ेगा तो आपका क्या होगा कि आपका लीवर काम करना बंद कर देगा और इससे बचने के लिए हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है बचपन में ही, ठीक है, बचपन में ही इसका टीका दिया जाता है ना। ये जो होगा पहली और पहला जो खुराक होगा, पहली खुराक जन्म के समय, दूसरा खुराक जो होगा 1 से 2 माह के बीच और तीसरा खुराक जो होगा 6 से 8 माह के बीच, है ना। हेपेटाइटिस बी का जो टीका है उनका खुराक चाहे खिला करके दिया जाए, मुंह में ड्रॉप के माध्यम से या फिर इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है एमएमआर। मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों कि एमएमआर यहां आपका 3 लेटर है, 3 लेटर है ना। तो एम से आपका मिसिल्स हो जाएगा खेसरा, एम से आपका मम्स हो जाएगा जिसको गलसुआ कहते हैं, और आर से आपका रूबेला हो जाएगा, मतलब एम से मम्स, एम से मिसिल्स, एम से रूबेला, आर से रूबेला, मतलब 3 प्रकार के रोग का निवारण करने के लिए एक टीके का निर्माण किया संयुक्त रूप से। इस टीके का नाम है एमएमआर। तो एक टीका है और ये टीका का नाम है एमएमआर, और वो टीका 3 प्रकार के रोग के निवारण के लिए, 3 प्रकार के रोग को रोकने के लिए, रोकथाम करने के लिए लगाया जाता है। पहला रोग आपका एम से मिसिल्स जिसको क्या कहते हैं, मम्स कहते हैं, मिसिल्स यानी खसरा, और आपका मम्स जिसको गलसुआ कहते हैं, आर से रूबेला, ठीक है। तो बालकों को प्रतिरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। शिशु को एमएमआर का टीका 3 बीमारियों से यानी खसरा, एम से मिसिल्स खसरा, एम से मम्स यानी गलसुआ जिसको बोलते हैं, आर से रूबेला से बचाव के लिए दिया जाता है। यह टीका 15 से 18 माह की आयु में दिया जाता है, यानी बचपन में नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। यह टीका 15 से 18 में, अरे भाई जब बचपन में, ये बचपन में ही पकड़ लेता है कि नहीं ना, तो बचपन में यह टीका नहीं लगाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज के इस क्लास में जितने सारे इंपॉर्टेंट आपके थे जहां से आपके क्वेश्चन आने के चांस है, आपका सेकंड चैप्टर से होम साइंस का वो क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए, और आपका कुछ नहीं बचा, सारी चीज इसी तरह से चलेगी और सारा चीज मैंने आपको कवर कर दिया। तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आई रिपीट अगेन, अगर आप नए बच्चे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो नए बच्चे नहीं जुड़े उनको भी जोड़िएगा, जो भी आपके दोस्त यार हैं उनको उन तक शेयर कीजिए, बोलिए, और साथ ही साथ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ये सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो प्लीज एक बार फीडबैक जरूर देना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।